जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबों को इस राज्य व्यवस्था की कक्षा में, इस भारतीय संविधान की कक्षा में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था अनुच्छेद 15 तक, है ना। हम लोग अभी पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हमने अनुच्छेद 15 तक देखा था। आज हम लोग अनुच्छेद 16 देखेंगे, यानी 16, आर्टिकल 16 देखेंगे। हम लोग अनुच्छेद 15 में देखा था कि शिक्षा व आरक्षण, है ना। जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर शिक्षा में आरक्षण कैसे कैसे होता था हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे नौकरी में आरक्षण, अनुच्छेद 16। आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, यानी कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी। सब बराबर है हमारे देश में, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर, सबके लिए कानून समान है। ठीक है। हमने देखा था कि नौकरी में सबको समानता यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट केस आया था, डिफरेंट 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 कानून आई थी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट व्यवस्था की गई थी। आज नौकरी में आरक्षण के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यवस्था की गई है हमारे राज्य के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा, है ना। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार 14 से 18 है। अनुच्छेद 16 का एक क्या कहता है, 16 का क्लॉज एक क्या कहता है, अनुच्छेद 16 का 1 क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के साथ, राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, उद्भव, निवास, जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति और नियोजन के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये 7 चीज है ना, 7 चीज है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, उद्भव, निवास और जन्म स्थान के आधार पर। राज्य, आपने अनुच्छेद 12 में पढ़ा होगा राज्य क्या होती है। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं पीछे बता रहा हूँ। तो अनुच्छेद 12 जहाँ हमने पढ़ाया है, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया, तो वहाँ हमने बताया था, राज्य की डेफिनेशन बताया था। राज्य है ना, सार्वजनिक पद पे नियुक्ति के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पैदा हुआ है, कोई पटना में पैदा हुआ है, कोई मधुबनी में पैदा हुआ है तो इस पर ये कर देगा। यूपीएससी का फॉर्म आएगा तो सब भरेगा। ठीक है। इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। उनसे 16 का 2 भी यही कहता है, यही 7 आधार है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 16 का 2 यही कहता है कि नौकरी में कोई भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 का 3 कहता है कि राज्य निवास के स्थान पर स्थानीय निवासी को विशेष प्रावधान कर सकते हैं। कहता है अनुच्छेद 16 का 3 कहता है कि राज्य चाहेगा ना तो स्थानीय निवास के स्थान पर स्थानीय लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कैसे? मान चाहिए बिहार में, यूपी में सब कुछ समान है, यहाँ कोई इतनी कुछ दिक्कत नहीं है। आप चाहिए मणिपुर चाहिए, सिक्किम जाइएगा तो पहाड़ पे लोग रहते हैं, नीचे आने में दिक्कत होती है, वहाँ सारा व्यवस्था नहीं पहुँच पाता है, तो पूरे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नौकरी में विशेष आरक्षण दिया गया है कि भाई उनको समस्या है, जो जितनी ज़्यादा संघर्ष में रहेंगे उनको तो भाई इक्वालिटी बराबर आने के लिए तो करना होगा ना। किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है, उसको बराबर करने के लिए उसको 5 रुपया देंगे तब होगा। किसी के पास सारा व्यवस्था है, यूपी बिहार है ना, मध्य प्रदेश, सारा व्यवस्था है उसके पास पढ़ने का, कोचिंग का, भाई वहाँ तो पहाड़ है, वहाँ तो उतना व्यवस्था है नहीं, उसको तो विशेष छूट तो देना पड़ेगा ना। इसलिए स्थानीय लोगों को नौकरी में विशेष छूट दिया गया। निवास के स्थान पर स्थानीय निवासी को विशेष प्रावधान कर सकते हैं, किया भी है। जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। ठीक है। 371D जब पढ़ेंगे ना, स्थानीय नौकरी में विशेष प्रावधान। जैसे मणिपुर में मणिपुर का कोई भी फॉर्म आप अदर्स के बच्चे नहीं भर सकते। सिपाही उपाही का फॉर्म, सिपाही दरोगा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वहाँ के टीचर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, है ना। विशेष प्रावधान वही के योग का। यदि वहाँ का फॉर्म सभी लोग भरेंगे तो यहाँ का आदमी सोचिए ना कितना पढ़ता है, यूपी का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी, बिहार का आदमी, नहीं सब नौकरी खा जाएगा, सब नौकरी सब कुछ यहीं का हो जाएगा जब। इसलिए उसको विशेष प्रावधान है भाई, क्योंकि उनको समस्या है ना, वास्तविक में समस्या है उनको। ठीक है। विशेष प्रावधान कर सकती है जॉब में। अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है, राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो। ठीक है। कहता है अनुच्छेद 16 का 4 कहता है पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। कोई जाति से पिछड़ा हुआ है, होता है ना अपने समाज में, जाति से पिछड़ा, कोई पिछड़े वर्ग के लोग ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं ना, बहुत गरीब है ना,
उनको सरकार विशेष उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसलिए तो ओबीसी में 27% का आरक्षण है। भाई इसके पिछड़े वर्ग का पहचान कौन करता है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई पिछड़ा वर्ग है तो बैकवर्ड कयास है, बैकवर्ड कयास की पहचान कौन करता है? कैसे पता है कि बैकवर्ड कयास है? तो उसकी पहचान भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने नहीं करते हैं, एक कमीशन बना दिया गया है। कमीशन का नाम है बैकवर्ड कयास कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है अनुच्छेद 340 जब पढ़ेंगे, 340 जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। बैकवर्ड कयास कमीशन पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछड़े वर्ग के लोगों के विशेष प्रावधान उनको छूट दिया गया है नौकरी में। 27% का आरक्षण हमने बताया ओबीसी को, अभी भी बताया ना। एससी को 7% का है, देखेंगे बाद में, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था, ठीक है। आप पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं, भाई पिछड़ा वर्ग आयोग कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे अपना रिपोर्ट बनाया, तो आप देखेंगे यहाँ प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, फर्स्ट बैकवर्ड कयास कमीशन 1953 में बना। कब बना? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कायेकर थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। इसकी रिपोर्ट यानी कमेटी समिति बना, आयोग बना 1953 में। इसकी रिपोर्ट आई कब? 1955 में बना, ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना 1953 में, इसकी रिपोर्ट आई 1955 में। लेकिन सरकार इस रिपोर्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं रखा, सरकार इस पे ध्यान दिया ही नहीं, कहा कि ठीक है बढ़िया, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया 1979 में, 1979। उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडई साहब थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया 1979 में, उसके अध्यक्ष बीपी मंडई साहब थे, ठीक है। उसकी रिपोर्ट आई 1980 में। इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने एक काम किया कि इस समिति ने 3743 जातियों को पिछड़ा माना। इतने जाति को पिछड़ा माना, 3743 जाति को पिछड़ा माना। कौन कमेटी? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडई। आयोग बना कब था? 1979 में। इसकी रिपोर्ट आया था 1980 में। इसने 3743 जातियों को पिछड़ा बताया, लेकिन सरकार इस पे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई। जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार जब आई तो पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दे दिया, ठीक है। पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दे दिया, ठीक है। लेकिन एक घटना घटी क्या? 1991 में नरसिंह आयोग की सरकार आई, ठीक है। 1991 में नरसिंह आयोग की सरकार आई। सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को यानी कि जनरल कास्ट वाले लोगों को, ठीक है, 10% का आरक्षण दे दिया। वैसे लोगों को 10% का आरक्षण दिया जो आर्थिक रूप से कमजोर है। सामान्य वर्ग के जाति में जनरल कास्ट से जो भी आते हैं उनको भी तो समस्या, ऐसा थोड़ी है कोई 80 में है तो उनको समस्या है, सब 80 को समस्या नहीं। जितना माजी देखिए बिहार के 80 है, कोई समस्या है उनको? नहीं। चिराग पासवान जी, उनको कोई समस्या है? ये बात झूठ है कि सभी 80 को समस्या है, सभी ST को समस्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी सच नहीं है कि सभी SC, ये भी सच नहीं है कि सभी सामान्य जाति बहुत खुश है, नहीं। कुछ सामान्य जाति में, कुछ जनरल में भी, फॉरवर्ड कयास में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो खाने के लिए तरसते हैं, जो सच्चाई है, यही वास्तविकता है, ठीक है। तो आर्थिक के आधार पर 10% का आरक्षण दे दिया 1991 में नरसिंह आयोग की सरकार ने, ठीक है, आरक्षण दे दिया। लेकिन एक घटना क्या घटी? 1992 में एक केस आया। 1992 में एक केस आया, इंदिरा साहनी केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीजें बताई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट बात बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात बताई इसमें क्या कहा कि जो सामान्य जाति को, फॉरवर्ड कयास को, जो 10% का आरक्षण था उसको खत्म कीजिए। 10% आरक्षण खत्म, सामान्य जाति का जो था, जहां में गया था 1991 में नरसिंह आयोग की सरकार दी थी, उसको खत्म कर दिया। दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27% जो ओबीसी का आरक्षण है ना, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। तीसरा बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने
कि ओबीसी में जो क्रीमी ईयर है ना, जो क्रीमी ईयर है उनको आरक्षण नहीं, जो क्रीमी ईयर आएगा ओबीसी में तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है। चौथी बात कहा कि पद उन्नति, कोई जॉब में है, जॉब में प्रमोशन के लिए उसको आरक्षण नहीं होगा। ठीक है। प्रमोशन में आरक्षण नहीं, प्रमोशन में, जॉब में 27% जो आरक्षण है ओबीसी का सिर्फ जॉब में है, जॉब एनी टाइम में, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है। चार बात क्या, पहला बात कहा इंदिरा साहनीवाद कब हुआ, पूछेगा इंदिरा साहनीवाद कब हुआ। इंदिरा साहनी केस 1992 में, इसमें 10% का आरक्षण रद्द कर दिया गया सामान्य जाति का। जनरल का 10% का आरक्षण था, उसको खत्म कर दिया। दूसरा, ओबीसी का 27% जो आरक्षण मिला था 1990 में, ठीक है, वो सही है। तीसरा कहा कि ओबीसी में जो क्रीमी ईयर है उनको आरक्षण नहीं है, सिर्फ ओबीसी को, क्रीमी ईयर को, नॉन क्रीमी ईयर को है, क्रीमी ईयर को आरक्षण नहीं है। दूसरा क्या है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण नहीं। लेकिन एक केस और आया 1993 में। कब आया? 1993 में एक समिति बनी, रामनंदन समिति बना। 1993 में एक समिति बनी, समिति का नाम था रामनंदन समिति। 1993 में इस समिति ने क्या किया, क्रीमी ईयर का पहचान किया। कहा भाई क्रीमी ईयर, ये बात तो है कि भाई क्रीमी ईयर को आरक्षण नहीं है, ये तो जानना पड़ेगा ना कि क्रीमी ईयर को कौन कौन आदमी हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। तो रामनंदन समिति जो 1993 में आया, जस्ट 92 के बाद, 92 में लिखा दिया कि क्रीमी ईयर को, ओबीसी में जो क्रीमी ईयर है उसको आरक्षण नहीं होगा। लेकिन 93 में रामनंदन समिति आया, ठीक है, वो समिति बना, उसमें कहा गया कि भाई क्रीमी ईयर कौन है। तो इसमें स्पष्ट बताया गया कि भारत सरकार के या राज्य सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के जो अधिकारी होंगे, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी, उसको गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं। ग्रुप ए और बी जो गेजेटेड ऑफिसर हैं, भारत सरकार के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, वो क्रीमी ईयर में आएंगे। ठीक है। तो कहा कि ठीक है, राज्य सरकार भारत सरकार समझ गए। सेना का क्या? कहा कि सेना में कर्नल होता है, जो इक्विवेलेंट टू एसएसपी, एक अशोक स्तंभ होते हैं, डबल स्टार होता है, ठीक है, कर्नल को। ठीक है, कर्नल और कर्नल से ऊपर वाले रंग के जितने सारे अधिकारी आएंगे ओबीसी के अंदर, वो क्रीमी ईयर होंगे। ठीक है, उनको आरक्षण नहीं। कर्नल और ऊपर से ऊपर के रंग के, ऐसा सिविल में आ जाइए, स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, राजपत्रित अधिकारी जिसको गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ठीक है, वो क्या है, ओबीसी है, ओबीसी में क्रीमी ईयर होगा वो। ठीक है, ये तो स्पष्ट कर दिया। उसके बाद अनुच्छेद 16 का 5 आता है। अनुच्छेद 16 का 5 कहता है कि राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के नियोजन में, ध्यान से सुनिएगा, राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के नियोजन में किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दे सकता है। राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के नियोजन में, ठीक है, धार्मिक संप्रदाय मतलब, नियोजन का मतलब नौकरी देना होता है। नौकरी में, धार्मिक संप्रदाय की नौकरी में विशेष धर्म के व्यक्तियों को नौकरी दे सकता है। जैसे मान के चाहिए कोई मंदिर है, मंदिर में किसको नौकरी मिलेगा? किसी मुस्लिम को तो मिलेगा नहीं। वो तो भाई उसी धर्म का जो जानने वाले होंगे, जो उस धर्म को समझते होंगे, जो उस धर्म को मानते होंगे, उसी को नौकरी मिलना चाहिए। उस विशेष धर्म हुआ ना, ठीक है, संप्रदाय के, किसी धार्मिक संप्रदाय के नियोजन, किसी विशेष धर्म हुआ ना। मानता राम मंदिर में पुजारी का नियुक्ति हुआ, क्या किया? कौन धर्म का होगा? हिंदू धर्म का होगा ना। ठीक है, मस्जिद में मौलवी साहब की नियुक्ति होगी तो कौन होगा? मौलवी साहब कौन होंगे? हिंदू तो होंगे नहीं, मुसलमान होंगे। भाई चर्च में होंगे तो कौन होंगे? ईसाई ही होंगे ना। गुरुद्वारा में किन की नियुक्ति होनी चाहिए? सिख की होनी चाहिए, मान के चाहिए, ठीक है, गुरुद्वारा में अपना अपना होता है। फौज के अंदर, फौज में तो सब बराबर है ना। फौज में मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं, गुरुद्वारा भी होते हैं, चर्च भी होते हैं, सारा कुछ होते हैं। सभी धर्म के लोग फौज में होते हैं। तो फौज में आप देखिएगा कभी कभी टीचर की, धार्मिक टीचर की वैकेंसी आती है। हिंदू मंदिर में
हिंदू शिक्षक की आती है ना वैकेंसी, मुस्लिम मौलवी साहब की वैकेंसी आती है, पादरी साहब की वैकेंसी, सबकी वैकेंसी आती है उसमें, पंडित जी की भी आती है ना। तो वो कहा किसी धार्मिक संप्रदाय के नियोजन में विशेष धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे राम मंदिर पुजारी की नियुक्ति, मस्जिद में मुस्लिमों के लिए नियुक्ति, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 में क्या हुआ, इसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। अनुच्छेद 15 के 6 में भी देखे थे, 103वें संविधान संशोधन के से 10% आरक्षण मिला था सामान्य जाति को, लेकिन वहाँ क्या था, शिक्षा में 10% सीट मिलता था, 10% का आरक्षण मिलता था छूट। यहाँ क्या है, जॉब में आप देखते होंगे कोई वैकेंसी आती है तो EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति के लोग हैं, जो सामान्य जाति हैं, उनको क्या होता है, आरक्षण मिलता है ना जी, 10% का आरक्षण दिया गया। 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। समान वर्ग के पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में पढ़ाई लिखाई में एडमिशन में आरक्षण। अनुच्छेद 16 बात करता है, किस चीज की बात करता है, नौकरी में आरक्षण, ठीक है। यहाँ पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, सिर्फ नौकरी में आरक्षण है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।